लिए लग चुकी है अदालत। बाजार में बहुत कुछ हो रहा है, नए कीर्तिमान बाजार बना रहा है और आप देखिए दुनिया भर के बाजारों में भी बहुत कुछ चल रहा है। तो उन तमाम चीजों पर, सब चीजों का लेखा जोखा आज लेंगे अदालत में। तो आप सबका हृदय से धन्यवाद। कमाल के लोग आ गए हैं और बड़े ही अच्छे संदेश भेज रहे हैं जो कि दिल को भा रहे हैं। विशाल सराफ साहब आ गए, नरेंद्र दुबे आ गए, रमेश जाजू आ गए, इमरान इशाक साहब आ गए, संजय पढ़ारे साहब आ गए हैं, सत्येंद्र चतुर्वेदी आ गए हैं, साथ में भारत भूषण जी आ गए, जेठालाल चोपड़ा आ गए हैं, बीटा चैनल आ गए हैं, प्रभात चक्रवर्ती साहब आ गए हैं और उनके अलावा मिथुन भट्टाचार्य जी और विवेक यू सो मच। लग चुकी है अदालत और आज की अदालत विशेष है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि घटिया शेयर से कैसे सावधान रहना है। बहुत सारे स्टॉक्स इस तेजी में ऐसे बड़े हैं जिनको बढ़ने का अधिकार नहीं है, तो कैसे घटिया शेयर से बचाव किया जाए इसकी चर्चा आज की अदालत में करेंगे। साथ में देखेंगे कि बाजार की अगली चाल क्या हो सकती है, इसका अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई भी निवेश करने से पहले, निवेश के बारे में विचार करने से पहले उससे जुड़ी सारी जानकारी हासिल करना, सारे दस्तावेजों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और कोई भी निवेश आप करते हैं तो हमेशा बाजार जोखिम के वो अधीन रहता है। ये बात हम सब सुनते कई बार हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो इसको हमेशा की तरह याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जिसमें कोई खरीदारी बेचने की राय मिलती हो। तो सबसे पहले आइए बाजार का रुख करते हैं, चार्ट्स का रुख करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं, बाजार में बहुत कुछ हो रहा है। तो आइए सबसे पहले चार्ट्स देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके सामने चार्ट है और ये चार्ट है निफ्टी का। अब इस पर कई दर्जनों इंडिकेटर आपको नजर आएंगे। इंडिकेटर्स से एक बार चार्ट को मुक्त करा दें तो ये लीजिए इंडिकेटर्स चले गए और ये जो फिबोनाची मैंने चार्ट्स पर डाले हैं इसको भी एक दफे हटा देते हैं। तो ये हमारे सामने वीकली चार्ट है निफ्टी का। तेजी बदस्तूर कायम है। पिछले सप्ताह बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था, इसी अदालत में चर्चा हुई थी और इस सप्ताह हम देख रहे हैं कि बाजार में एक बड़ा कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना और जो मोमेंटम है मार्केट्स का वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। हायर बॉटम्स की श्रृंखला है, जो सपोर्ट के स्तर है वो होल्ड कर रहे हैं और जो मेजर सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक मेजर लेवल है, ये आपके सामने 24,277 का स्तर है और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि निफ्टी लगातार कायम है। 25,350 के ऊपर निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो आप देखिए कुल मिलाकर ये स्थिति है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और आप देखिए लोगों का इस तेजी पर विश्वास जो है वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। लोग बड़े आशंकित हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं और जब तक ये चिंता, आशंका, असमंजस का दौर चलता रहेगा तब तक बाजार की दिशा यूं ही बनी रहेगी, ऐसा आमतौर पर होता है। तो यहाँ हायर बॉटम्स की श्रृंखला हम देख रहे हैं। बड़ा सपोर्ट 24,300 के आसपास वीकली चार्ट पर दिखता है। ये लेवल टूटेंगे तब बाजार अगली चाल दिखाएगा। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है और लाइफ टाइम हाई लेवल्स के करीब निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर निफ्टी के चार्ट से कोई उराहना नहीं है। आप निफ्टी के चार्ट पर कोई दोष नहीं मढ़ सकते हैं क्योंकि लगातार निफ्टी आपको रिवॉर्ड कर रही है। जो लोग निफ्टी पर इन्वेस्टेड हैं लगातार आउट परफॉर्म कर रही है, तेजी दिखा रही है और बाकी ग्लोबल पीयर्स को आउट परफॉर्म कर रही है। तो किसी प्रकार का कोई परेशानी इस चार्ट को देखकर नहीं होना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखिए इस सप्ताह क्या घटा आइए देखते हैं। कम से कम बैंक निफ्टी तो नहीं घटी और बैंक निफ्टी में एक बड़ा कैंडल बना। ये जो कैंडल है इसने पिछली कैंडल को कवर किया, ब्रेकआउट दिया आपको 51,700 के ऊपर और लगभग 52,000 के आसपास अब बैंक निफ्टी आ गया। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अगर इसको आप लाइन चार्ट पर देखते हैं तो आपको यहाँ डबल बॉटम जैसी आकृति चार्ट पर दिखेगी। तो ये डबल बॉटम वीकली चार्ट पर बने, इसको गौर से देखेंगे, ये लाइन चार्ट पर स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये वीकली चार्ट का डबल बॉटम है, छोटा ही है लेकिन इसका असर वीकली चार्ट के लेवल पर अगर छोटा भी आता है तो 52,700 ये अगला रेजिस्टेंस है। ये रिसेंट हाइज हैं। निफ्टी ने तो अपने प्रीवियस हाइज को पार करके नए कीर्तिमान बनाए लेकिन बैंक निफ्टी अभी प्रीवियस हाइज से नीचे चल रहा है। तो ये 52,700 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी अगला हाई बना सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति है, ट्रेंड पॉजिटिव है। सपोर्ट की रेखाएं पहले से अंकित हैं, कोई खास फेरबदल उनमें करने की आवश्यकता नहीं। तो जैसी लाइंस पहले थी वैसा ही ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। केवल इस लाइन को चेंज कर देंगे और इस लाइन को अब यहां ले आएंगे। तो ये है 52,700 की रेजिस्टेंस और ये है तीन रेखाएं जो कि आपके चार्ट पर अंकित होना चाहिए अगर आप बैंक निफ्टी को स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए तीन रेखाएं चार्ट पर डाल दी, इसके बाद और कोई एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि ये जो तीन रेखाएं हैं ये पूरी तस्वीर को कैप्चर कर रही हैं। तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी का सूरत हाल है। ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर बॉटम बन रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चार्ट मजबूत दिखते हैं। आइए अब एक दफे यूएस डॉलर का चार्ट देखते हैं। तो ये आपके सामने डॉलर है और डॉलर को भी कैंडल स्टिक्स में देखते हैं। आइए तो ये आपके सामने कैंडल स्टिक्स हैं और ये डॉलर है। डॉलर में कमजोरी आई नहीं कि बाजार बढ़ गया। देखिए तो जो बात हम लगातार करते आए हैं कि डॉलर, और ये हम फ्यूचर्स का चार्ट देख रहे हैं, स्पॉट का भी चार्ट आइए देख लेते हैं। आमतौर पर हम स्पॉट का चार्ट देखते हैं। तो ये स्पॉट का चार्ट है, रेखा मैंने पहले डाली हुई है। 83.56 की रेखा है और 83.86 पर डॉलर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप ये स्थिति देखते हैं
तो आप देखते हैं कि इस सप्ताह देखिए डॉलर में कमजोरी आई, रुपया मजबूत हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि निफ्टी में तेजी बनी। तो निफ्टी और डॉलर के बीच का जो संबंध है वो इस सप्ताह आपको बिल्कुल प्ले आउट होता हुआ नजर आया। तो ये स्थिति है डॉलर की। डॉलर में हम एक अपर ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं। जरूर इस सप्ताह गिरावट आई, निफ्टी में तेजी आई, लेकिन डायरेक्शन डॉलर का पॉजिटिव है। अगर डॉलर करेक्ट हो जाए और 53.50 के आसपास, सॉरी 83.50 के आसपास ट्रेड करने लगेगा तो ये एक अच्छा समाचार होगा। अगर और यहां पर रुपया मजबूत होता है तो निफ्टी भी नतीजतन मजबूत हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है, डॉलर से भी ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। तो निफ्टी तेज है, बैंक निफ्टी मजबूत हुआ है, डबल बॉटम बना है वीकली चार्ट पर, और डॉलर से भी तेजी देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं कि यूएस में क्या हो रहा है। यूएस में हम देख रहे हैं कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हुई जिनमें आमने सामने हमने कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को भिड़ते हुए देखा, उनकी मुठभेड़ दिखी, और इससे अलग अलग ओपिनियंस बन रही हैं कि कौन ज्यादा हावी है, किसके जीतने की संभावना है। एक चीज, जैसे आप नेस्डैक के चार्ट को देखते हैं तो एक चीज आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है, वो है वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी है पिछले कुछ दिनों में, और हम देख रहे हैं कि नेस्डैक के चार्ट पर देखें तो कैंडल का जो साइज है वो बहुत बढ़ गया है। ये वो काउंटर अटैक लाइन कैंडल है जिसकी चर्चा मैंने की थी, इस पर चार्ट ऑफ द वीक भी बना था। 3 सप्ताह की तेजी बनी, 2 सप्ताह की गिरावट आई, फिर तेजी बन रही है, और यहाँ बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न चार्ट पर बन रहा है। एक बात तय है कि नेस्डैक के लिए अब जो सपोर्ट है वो यहाँ पर इमर्ज हो रहा है। तो ये सपोर्ट का लेवल है, ये 16,700 का 16,500 पकड़ लीजिए, ये वो लेवल्स हैं जहां पर नेस्डैक को बड़ा सपोर्ट हासिल है। ये लेवल टूटेंगे तो नेस्डैक को क्षति आपको आते हुए दिखेगी, और इसका असर आपको पूरे ग्लोबल बाजारों पर भी पड़ते हुए नजर आएगा। तो 16,700 के लेवल को सर्वाधिक तरजीह देना है आपको। तो ये सबसे क्रिटिकल चार्ट लेवल है 16,700। ऊपर की तरफ आप देखिए तो नेस्डैक में भी आपको अपर ट्रेजेक्टरी बनते हुए दिख रही है। तो मजबूत चार्ट है नेस्डैक का भी। तो नेस्डैक में तेजी आ रही है, और आप देखिए कितनी आसानी से और कितनी आक्रामक ढंग से नेस्डैक ने गए सप्ताह की मंदी को रिवर्स करके बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न फॉर्म किया वीकली चार्ट पर। तो इसके भी मायने, इसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। तो ग्लोबली आप देखिए तो दुनिया भर के बाजार आपको तेज दिखाई दे रहे हैं, भारत के बाजार तेज हैं, और चीजें पहले के मुकाबले और ज्यादा बेहतर हुई हैं। तो ये नेस्डैक है। आइए डाउ जोन्स पर भी एक नजर डाल दें कि क्या हो रहा है डाउ जोन्स में। ये डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स तो देखिए वो तेजी का बहाना ढूंढता है, और हमने डाउ जोन्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था यहाँ कहीं। उसके बाद आपने देखा तेजी बनी, पिछले सप्ताह गिरावट, इस सप्ताह फिर तेजी। तो डाउ जोन्स भी मजबूती दिखा रहा है, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और लगातार यहाँ पर भी हायर बॉटम्स की श्रृंखला बिना रुके चल रही है। तो निफ्टी तेज है, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, चारों ओर आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि तेजी चल जरूर रही है, और इसमें अभी भी दम है, मोमेंटम है, लिक्विडिटी है, लेकिन इन स्तरों पर थोड़ा सा सावधान होने में हर्ज नहीं है। तो सावधानी जरूर रखिए। वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और ये वॉलेटिलिटी जो है ये कई बार आपकी उम्मीदों से ज्यादा हो सकती है। तो ये समय क्या है, थोड़ा सावधानी बरतने का समय है, थोड़ा संयम बरतने का समय है। आइए एक दफे हम देखते हैं चार्ट इंडिया विक्स का, क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया वॉलेटिलिटी का, और वॉलेटिलिटी का सूचकांक तो आप जानते हैं विक्स है। इस सप्ताह विक्स में गिरावट आई है। तो आप देखिए चारों तरफ से आपको सकारात्मक संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखिए डॉलर कमजोर हुआ, फिर इंडिया विक्स में कमजोरी आ गई, निफ्टी नई बाधाएं पार कर रहा है, ग्लोबल मार्केट से क्यूज पॉजिटिव हैं। तो सारे संकेत सकारात्मक हैं। बावजूद इसके मेरा मानना यह है कि थोड़ा सावधानी बरतने में, अपने लेवल्स को विशेष रूप से चार्ट पर अंकित कर देने में कोई हर्ज नहीं है। तो दिस इज द टाइम टू बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, और थोड़ा सा सावधानी रखने में हर्ज नहीं है। तो ये आपका स्टांस अगर आप रखते हैं तो बाजार कैसा भी हो, अगर आप रेखाओं को समझते हैं, बाजार की दिशा को समझते हैं, आप रिएक्शन सही समय पर सही ढंग से कर पाते हैं, तो बाजार में उठापटक तो चलती ही रहती है, और उससे विचलित प्रभावित हुए बिना हमें निवेश करते रहना है सही तरह से। तो ये आपके सामने चार्ट है फॉर इंडिया विक्स, जहां पर के मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है नीचे की ओर, और इंडिया विक्स में गिरावट बनी है। ओके, अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल यहाँ गणेश वर्मा जी ने बहुत ही तार्किक सवाल किया है, तो इसका भी जवाब मैं दे देता हूँ। सवाल इनका यह है, गणेश जी कह रहे हैं कि गुरुजी नमस्ते, हम लोग क्यों हर हफ्ते बहुत सारे इंडेक्स, गोल्ड, डॉलर, ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट देखते हैं, जबकि हमें सारा डिसीजन स्टॉक के चार्ट्स पर ही लेना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि हम निर्णय हमेशा अपने चार्ट को देख करके करते हैं। तो मान लीजिए आपकी पोजीशन है किसी स्टॉक में, तो उस अमुक चार्ट को ही देखकर आप निर्णय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि किस परिवेश में आप ट्रेड कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उस परिवेश को समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए पूरी स्थिति का जायजा लेना जरूरी होता है। तो ये बिल्कुल उस तरह से है कि मान लीजिए आप क्रिकेट की पिच पर उतरते हैं, तो आप न केवल बॉलर को देखते हैं, बॉल को देखते हैं, बल्कि फील्ड सेटिंग को, पिच कंडीशन को, वेदर कंडीशन को, इन तमाम चीजों को देखे बिना आप सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बिल्कुल उसी तरह से कैसा मिजाज है, कैसा दुनिया भर में चल रहा है, इसका जायजा लेना और इसको ध्यान में रखना जब आप निवेश या ट्रेड का कोई भी निर्णय करें,
जरूरी होता है। तो इसलिए ग्लोबल सेटिंग समझिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे सामने सवाल था। मारुति नंदन जी पूछ रहे हैं कि आपकी वॉइस बड़ी प्यारी है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मारुति जी, आपका नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा। मारुति नंदन गजब नाम है, हृदय के बड़ा करीब है, तो आपका नाम बड़ा अच्छा है। और इनका ये कहना है कि बीएचई और वेदांता के चार्ट को भी देखिएगा। जरूर देखेंगे। ठीक है, कई सारे लोगों के बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। एक हमारे आयुष बंसल साहब का सवाल है, वो कह रहे हैं कि सर स्पॉट के चार्ट में और फ्यूचर के चार्ट में क्या डिफरेंस होता है? बड़ा डिफरेंस होता है। देखिए, स्पॉट का चार्ट क्या है? हाजिर बाजार कहते हैं हिंदी में। स्पॉट का चार्ट मतलब जैसे मान लीजिए हम रिलायंस का चार्ट देख रहे हैं, तो रिलायंस का जो चार्ट है वो रिलायंस के स्पॉट मार्केट का चार्ट है। यानी कि रिलायंस का जो अगर आप स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, जो आपके डीमैट खाते में आता है, तो उसको कहते हैं स्पॉट मार्केट। उसके अलावा होता है फ्यूचर्स मार्केट, यानी कि आप रिलायंस का अगर वायदा ले लें, फ्यूचर ले लें, तो वहां अगर आप उसकी खरीद करते हैं तो उसकी जो डेटा को लेकर के चार्ट बनाया जाता है उसको फ्यूचर्स का चार्ट कहते हैं। तो आप स्पॉट का भी चार्ट देख सकते हैं, फ्यूचर का भी देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि कौन सा देखा जाना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल सा इसका समाधान है। 99% केसेस में आप स्पॉट का चार्ट देख करके फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप बेवजह कॉम्प्लिकेशन मत लाएं, स्पॉट का ही चार्ट देख करके निर्णय करें, काम चल जाएगा। अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखना ज्यादा पसंद करते हैं तो उन स्टॉक्स में जहां आप पोजीशन फ्यूचर के जरिए लेंगे, फ्यूचर का चार्ट देखिए। जहां पोजीशन स्पॉट मार्केट में लेनी है, जैसे कैश मार्केट का कोई शेयर देख रहे हैं या फ्यूचर्स में काम ही नहीं करते हैं, आप केवल कैश मार्केट में ही करते हैं, तो आपको कभी भी फ्यूचर्स के चार्ट नहीं देखने चाहिए, इंक्लूडिंग निफ्टी। अब कई बार क्या है, लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं और निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट देखने लगते हैं। तो अगर आपको निफ्टी को एनालाइज करना है तो निफ्टी के स्पॉट मार्केट के चार्ट को देखें, न कि उसके फ्यूचर को। फ्यूचर का चार्ट तब देखें जब आपको फ्यूचर में ट्रेड करना हो। तो ये बहुत सिंपल सा निर्णय निश्चय करना है, एक बार डिसीजन ले लिया फिर इसमें कोई समस्या नहीं। दूसरी एक और चीज आपको बता देता हूं कि जो भी निर्णय आपने कर लिया, मान लीजिए आप स्पॉट का चार्ट देखते हैं, तो हमेशा ही फिर स्पॉट का चार्ट देखिए, यानी कंसिस्टेंसी रखना अपनी अप्रोच में बहुत जरूरी है। इस बीच देखिए कई सारे सवाल आए हैं। अभी डॉक्टर सागर फिरके साहब ने एक सवाल किया है और वो कह रहे हैं कि एडवांस एंजाइम के लॉन्ग टर्म चार्ट को देखिएगा। हाँ, चार्ट अच्छा है भाई एडवांस एंजाइम का, जरूर अभी चार्ट खोलकर आपको दिखाता हूं। और इनके अलावा एक सवाल अभी अभी पूछा है हमारे शैलेश जी ने, और इनका सवाल यह है कि सर मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पर है, तो ऐसी परिस्थिति में स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा या थोड़ा करेक्शन देखना चाहिए? भाई शैलेश जी, ये जो सवाल आपका है ये केवल आप ही का नहीं है, पूरे देश का सवाल यही है। तो आज मैं कहीं पर भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, तो सबके मन में यही दुविधा है जो आपकी दुविधा है कि इतनी बड़ी तेजी आ गई है। स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच का जो रेशो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। स्मॉल कैप अभी लार्ज कैप के मुकाबले वैल्यूएशन पर अगर आप देखें तो ज्यादा महंगे नजर आते हैं। आमतौर पर हमेशा से इतिहास गवाह है कि लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप हमेशा अंडर प्राइस्ड होते हैं, यानी लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादा महंगे और स्मॉल कैप स्टॉक्स उसी परफॉर्मेंस पर, उसी ईपीएस पर आपको सस्ते मिलते हैं, ये इतिहास कहता है। लेकिन इस दफे हमने क्या देखा है कि लार्ज कैप जो हैं उनके मुकाबले स्मॉल कैप ज्यादा महंगे हुए हैं। उसकी वजह है कि बहुत ही जबरदस्त फंड फ्लोज हैं, यानी बहुत पैसा म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है, और म्यूचुअल फंड में जो पैसा आता है वो आमतौर पर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्कीम्स में ज्यादा आता है, और वो पैसा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स में लगाते हैं, जहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं है जिनमें आप पैसा लगा पाए। तो इस वजह से स्टॉक्स की कीमतें बढ़ रही हैं और वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा हो गए। तो यही चिंता की मूल वजह है। अब ऐसे में करा क्या जाए? भाई देखिए, अगर आप चार्ट्स देखना ठीक से जानते हैं शैलेश जी, तो ये मान करके चलिए कि चार्ट्स को भी आपको रिस्पेक्ट करना है। स्मॉल कैप इंडेक्स, माइक्रो कैप इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स में उससे जुड़े शेयर्स में आप पैसा डालते हैं, सारे चार्ट्स को स्वयं से एनालाइज कीजिए, एक एक चार्ट को देखिए, और याद रखिए कि जैसे ही हवा का रुख बदलता है, करेक्शन आने लगता है, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में करेक्शन भी उसी गति से आते हैं जिस गति से शेयर ऊपर जाते हैं। तो इसीलिए सावधानी रखनी है। इसीलिए अभी आज की अदालत की शुरुआत में भी मैंने आपसे कहा कि बावजूद इसके कि बाजार नया हाई बना रहा है और तेजी आपको चारों ओर दिख रही है, इसके बावजूद मेरा सुझाव ये रहता है कि संयम रखिए, थोड़े चार्ट्स को डीपली एनालाइज कीजिए, केस टू केस बेसिस पर चार्ट देखिए। अब हो सकता है बाजार में करेक्शन आए तो भी कुछ शेयर जो है जबरदस्त प्रदर्शन दिखा दें, तो केस टू केस बेसिस पर हर चार्ट को डीपली स्टडी करें। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि चार्ट डीपली स्टडी कैसे करें? तो देखिए, उसके लिए अदालत चार्ट ऑफ द वीक लगातार हर सप्ताह में आपके लिए लेकर के आता हूं। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कह देने से समझ नहीं आती हैं, किताब में पढ़ लेने से या उस पर एक लेख पढ़ लेने से या आपने कोई वीडियो देख लिया छोटा मोटा तो उससे समझ आ जाए, ऐसा नहीं होता है। समझ आपको आ भी जाएंगी तो इंप्लीमेंट करना, उसको लागू करना अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में बड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए क्या चाहिए होता है? प्रैक्टिकल, रियल लाइफ, कंटिन्यूअस कनेक्शन, और वो आपको मिलता है इस चैनल के माध्यम से। तो हर सप्ताह हम भेंट करते हैं अदालत में, ढेरों चार्ट्स को साथ मिलकर एनालाइज करते हैं, और साथ मिलकर जब आप एनालिसिस करते हैं, लाइव एनालिसिस करते हैं, तो उसका अलग असर पड़ता है। आपको चार्ट देखना आ जाता है, चार्ट का स्वभाव समझ आने लगता है।
तो ये जो चीजें हैं ये किसी क्लास से नहीं सीखी जा सकती और इसीलिए अदालत हर सप्ताह लगती है। और आप सबसे जो आज जुड़े हुए हैं, मेरा निवेदन है कि अदालत में जरूर आया कीजिए। अगर आप समय से न भी आ पाए तो रिकॉर्डिंग अवश्य देखिएगा। अदालत आप देखिए, हर सप्ताह आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि करती रहेगी। धीरे धीरे करके नई नई चीजें अदालत से मिलती रहेंगी। आपका एनालिसिस और ज्यादा मजबूत, पक्का, पैना पुष्ट होगा। और उसके लिए क्या है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली देयर इन एवरी अदालत। और साथ ही चार्ट ऑफ द वीक को भी देखना मत भूलिए, क्योंकि उसके जरिए एनालिसिस का जो रियल लाइफ एनालिसिस है, कैसे किया जाता है, वो आपको समझ आता है। तो बेहतर चार्ट्स देखते हैं हम लोग और कमतर चार्ट्स भी देखते हैं, कमजोर चार्ट्स भी देखेंगे। और आज का जो फोकस है वो यही है कि कमजोर चार्ट्स यानी कि घटिया शेयर से कैसे बचाव किया जाए। तो इस पर पैटर्न, तो आप सबसे मेरे एक गुजारिश है आज, और आप अदालत में आप लोग आज जुड़े हैं, तो अभी अदालत समाप्त होने के बाद, अभी मत खोजने लगेगा, अदालत समाप्त होने के बाद गूगल कीजिएगा सैंडविच पैटर्न। तो आपको पता लगेगा कि ये सैंडविच पैटर्न बन रहा है, जो कि बेरिश पैटर्न होता है वैसे, तो इसलिए ये पैटर्न फेलियर नहीं माना जाएगा। ये सैंडविच पैटर्न बन रहा है, तो इसको स्टडी कीजिए और वो आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 के चार्ट पर। चलिए, इसके अलावा कई सारे चार्ट्स देखने के लिए निवेदन हो रहे हैं। तो आइए चलिए कुछ चार्ट्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो चार्ट देख रहे हैं ये है एडवांस एंजाइम का, जिस पर एक प्रश्न आया था। तो शुरू में एडवांस एंजाइम का चार्ट देखते हैं। बड़ा अच्छा मोमेंटम बनते हुए हमने देखा। ये एडवांस एंजाइम का चार्ट है, कितना बड़ा है इस सप्ताह, ओहो 16-17% की तेजी। और बड़ी बात यह है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस था जो कि 2021 में स्थापित हुआ था, और इस रेजिस्टेंस को पार करके नए ब्रेकआउट दिए हैं चार्ट पर। बहुत समय से शेयर ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई, और जो कोई भी यहाँ पर फंसे होंगे, सोचिए 2021 के मई में उन्हें 3 साल बाद निकास मिल रहा है, एग्जिट मिल रहा है। तो ये एग्जिट काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा एग्जिट है। ये वीकली चार्ट आप देख रहे हैं, इसको मंथली टाइम स्केल पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मंथली बेसिस पर भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मंथली बेसिस का ब्रेकआउट इन लेवल्स के ऊपर पिछले महीने आया था, और इसके बाद इस महीने हम देख रहे हैं कि बड़ा मुंह आया। देखिए, इसका ब्रेकआउट यहीं आ गया था। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने हाइस्ट जोड़कर यहाँ रेखा क्यों नहीं डाली, तो ये इस तरह से रेखा डालनी होती है। तो 426 रुपए पर ब्रेकआउट हमने पिछले महीने अगस्त में देखा था, और सितंबर में हम देख रहे हैं कि अभी तक 20वीं सदी की तेजी देखने, 20% अपसाइड आपको एडवांस एंजाइम में देखने को मिल रही है। तो जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है और बड़ी तेजी आ रही है। तो यहाँ पर एक पैटर्न भी बना है, हालांकि कोई पास डेटा नहीं है, लेकिन पैटर्न जरूर आपको दिख रहा है, वो आकृति दिख रही है उस पैटर्न की, और इस पैटर्न को कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो विशाल काय असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, ये मंथली चार्ट पर दिखाई देगा आपको। तो मंथली चार्ट खोलिएगा और आप देखेंगे कि एक बड़ा डीप बॉटम बना, फिर उससे कम डीप बॉटम बना, और दोनों के पीक्स जो है लगभग बराबर हैं। ब्रेकआउट पिछले महीने आया, इस महीने बड़ी तेजी बन गई। तो असल अगर आप इसको मंथली चार्ट के आधार पर देख रहे हैं तो इसको देखने का सही समय पिछले महीने था, लेकिन अगर वीकली चार्ट पर देख रहे हैं तो वीकली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखाए। तो जरूर से चार्ट को स्टडी कीजिए, मजबूत चार्ट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अब सवाल क्या है कि एलओसी कैसे डालें, तो ये 480 रुपए की एलओसी है, 480, और इस लेवल को चार्ट पर अंकित कर लें। इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो ये एलओसी भंग हो जाएगी, अन्यथा एलओसी बनी हुई है, चार्ट पर कायम है। तो ये चार्ट है, और दिस इज द चार्ट फॉर एडवांस एंजाइम। ₹480 पर एलओसी डालनी है। तो एडवांस एंजाइम का चार्ट आपकी स्क्रीन पर, और बड़ी तेजी बन रही है। भाई आगे बढ़ते हैं, और कई सारे और चार्ट्स हमें देखने हैं। इस बीच एक सवाल अभी आया, ताजा सवाल है, बीबी साहब का सवाल ये है, निफ्टी मंथली चार्ट इज ऑल्सो शोइंग इनवर्स हेड एंड इनवर्स हैमर, क्या ये बेरिश कैंडल है? चलिए आइए समझते हैं, मंथली चार्ट निफ्टी का भी देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो कैंडल बन रही है इस महीने, यानी कि ये जो कैंडल है, जो डोजी बन रहा है, इसको हैमर कहना गलत होगा, डोजी है क्योंकि कोई खास बॉडी अभी तक नहीं है। लेकिन याद रखिए कि अभी तो तारीख की क्या हुई है, अभी तो 15 तारीख भी नहीं हुई है, आज 14 तारीख है, तो 14th हुई है, तो पूरा आधा महीना बाकी है। तो अभी मंथली चार्ट देखना जल्दबाजी होगा, और अगर अभी की कैंडल आप देखें तो एक डोजी बन रहा है। हाँ, पिछले सप्ताह जरूर आपको एक हैमर बनती हुई नजर आई पिछले महीने, और इसको आप जरूर कह सकते हैं कि ये जो हैमर है जो आपको यहां बनती हुई नजर आ रही है, इसको हैंगिंग मैन कहा जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये एसेंशियली कोई बेरिश पैटर्न नहीं होता है मेरी राय में। तो फिलहाल अगर आप देखें तो मंथली चार्ट की कैंडल्स को में कोई खास ऐसे नेगेटिव कैंडल नहीं बनी हुई है, ना ही कोई पैटर्न है, तो मंथली चार्ट की कैंडल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए, इसके बाद और ढेरों सवाल आ रहे हैं। हाँ, एक हमारे जगदीश पटेल साहब हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि एसबीआई कार्ड में क्या ब्रेकआउट है। आइए चार्ट देखते हैं। तो ये आपके सामने एसबीआई कार्ड, और ये एसबीआई कार्ड में मोमेंटम बना हुआ है। ये तो है मंथली, लेकिन हम देखते हैं वीकली।
और वीकली चार्ट को अगर आप देखें तो एक बड़ा सपोर्ट है 685 पर, ब्रेकआउट हुआ 785 के ऊपर और तेजी बनी हुई है। ये तेजी पिछले ही सप्ताह दर्ज हो गई थी। इस सप्ताह साइडवेज मोमेंटम है और काफी समय बाद देखिए अब इस पैटर्न की और लेवल्स की ताकत देखिए आप कि यही 685 बड़ा सपोर्ट कायम हुआ, 685 बड़ा सपोर्ट बना। तो दिस इज अ मेजर सपोर्ट एरिया और यहीं से हम देख रहे हैं कि वापस से मोमेंटम बन रहा है। 785 पार हुआ, नया मोमेंटम चार्ट पर देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर कहां दिखता है, तो आइए रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। तो ये 928 रुपए पर बड़ा रेजिस्टेंस है। ये पुरानी रेंज है जो कि 2022 से चली आ रही है और यहां पर आपको कुछ रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिलेगी। तो 928 930 ये रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट 785 रुपए के ऊपर निश्चित आता हुआ दिखा है। तो चार्ट देखना कोई खास ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा अपना दिमाग खुला रखना पड़ता है और तटस्थ भाव से बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए आपको चार्ट देखने होते हैं। भास्कर रेड्डी जी का सवाल है और उनका सवाल है मोंटे कार्लो पर। अच्छा, तो आइए मोंटे कार्लो का चार्ट। ये मोंटे कार्लो फैशंस है और इसका चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि नीचे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और शायद इसीलिए भास्कर रेड्डी साहब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पैटर्न जायज उन्होंने देखा। बिल्कुल सही है। इसका ब्रेकआउट तो आ चुका है पहले, यानी कि 15-20 दिन पहले। और यहाँ ऐसे अगर आप एक नेकलाइन डालते तो यहाँ वो टूट जाती। नेकलाइन का टूटना, नेकलाइन का भंग होना, ये मौका था। वो उस समय भाव था 700, आज भाव है 800। तो देर से देख रहे हैं चार्ट। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई चार्ट बड़ा साफ पैटर्न बना रहा होता है, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर होता है, साफ दिख रहा होता है कि भाई बहुत अच्छा मोमेंटम बनेगा, लेकिन जब तक आपकी निगाह पड़ती है उस समय तक काफी मूव आ चुका होता है। कई बार देर से पता लगता है कि अरे हमने तो देखा ही नहीं चार्ट और उस पर इतना अच्छा पैटर्न 2 सप्ताह पहले पूरा हुआ या 3 सप्ताह पहले पूरा हुआ। अब ऐसे में देखिए करें तो क्या करें। देखिए कुछ कर नहीं सकते, इसको कहते हैं लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौका हाथ से निकल गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ मौकों का अभाव नहीं है। तो अगर एक मौका निकलता है तो सामने 10 मौके मुंह बाए खड़े होते हैं। तो इसीलिए कभी भी जो मौका हाथ से निकल गया उसका मलाल मत कीजिएगा, दुख मत मनाइएगा, क्योंकि बाजार इतना उदार है और इतना संपन्न है कि आपको कभी अवसरों का अभाव नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कोई मौका छूट भी गया तो दूसरा कोई मौका जरूर आएगा। बस थोड़ा इत्मीनान रखिए, थोड़ा समय दीजिए, यू विल फाइंड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो बहुत कुछ नया हो रहा है और मौके आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो मोंटे कार्लो में मौका कहां था, 4-5 सप्ताह पहले इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुकम्मल होने पर अवसर था और अब उसमें तेजी बनते दिख रही। इसके अलावा कई सारे और चार्ट्स पर चर्चा करने के सुझाव आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे सुनील ग्रोवर साहब हैं, कह रहे हैं कि सर आपसे कितनी बार पूछा नेटवर्क 18 का चार्ट, आप बताते ही नहीं है। तो भाई सुनील जी, आपकी जो कंप्लेंट है ये सिराखों पर है। आइए तुरंत बिना कोई और काम किए सबसे पहले इसी चार्ट का रुख करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेटवर्क 18 के चार्ट की, जहां पर के मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। नेटवर्क 18 और टीवी 18 का विलय होने जा रहा है और ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ क्या किया जाए भाई, देखिए इस चार्ट को देखें तो सबसे बड़ा ये जो कॉर्पोरेट एक्शन है इसका प्रभाव इस चार्ट पर पड़ता है। तो ये आपके सामने 77 रुपए पर बड़ा सपोर्ट है। मोमेंटम बना था, स्टॉक 100 रुपए के ऊपर गया लेकिन टिका नहीं। 4 कैंडल्स ऐसी बनी जिनकी विक्स बड़ी है 100 से, लेकिन 100 के ऊपर क्लोज नहीं आया। जैसे यहाँ देखें नहीं आ पाया इस कैंडल पर। तो ये 4 कैंडल्स के विक्स अगर आप देखें तो यहाँ हमें क्या पता लगता है, अभी 100 पर बिकवाली का दबाव है। 100 का लेवल पार होते ही बिकवाली हावी हो जाती है और प्राइस नीचे आ जाता है। तो 100 रुपीज पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसका आपको अंदाजा हो जाता है। तो ये 100 रुपीज का स्तर है जो कि इस चार्ट पर बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। चलिए, तो ये हमारे सामने चार्ट है नेटवर्क 18 का। ये टीवी 18 का चार्ट देखते हैं। कमोवेश सेम सा चार्ट है और टीवी 18 के चार्ट पर भी आप देखें तो ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। 2 सप्ताह का करेक्शन सपोर्ट यानी कि एलओसी मार्क कर लेते हैं चार्ट पर, तो ये एलओसी है। लेकिन देखिए एक चीज और चार्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि हमेशा कोई भी चार्ट आप देखें लेवल्स मार्क कर लें, लेकिन ये भी साथ में देखिए कि क्या वो स्टॉक सिलेक्शन के जो हमारे मापदंड हैं उन पर स्टॉक खरा बैठ रहा है कि नहीं। देखिए हमारे पास पैसा सीमित है, विकल्प सीमित है, तो इतने ढेरों चार्ट है, पैसा लिमिटेड है। तो अब आपको यह निर्णय लेना होता है कि अपने इस लिमिटेड पैसे को किस चार्ट पर, किस स्टॉक पर लगाएं और उसके लिए आपको हर चार्ट का तुलनात्मक विश्लेषण करना यानी कंपैरेटिव एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो वो कीजिए और उसके बाद सही शेयर तक पहुंचिए। तो ये आपके सामने टीवी 18 नेटवर्क 18 के चार्ट जो कह रहे हैं कि एक दफे बिटकॉइन का चार्ट देखिए। बड़े दिन हो गए बिटकॉइन का चार्ट की हमने चर्चा नहीं की, तो आइए अब क्योंकि प्रश्न भी आ गया है तो बिटकॉइन को देख ही लेते हैं। 60,000 हो गया बिटकॉइन। तो बिटकॉइन भी देखिए क्या शार्प रिकवरी हुई है और उसके बाद आप देखिए रेखाएं जो हैं, जो रेजिस्टेंस है वो चार्ट पर इस्टेब्लिश हुई। बिटकॉइन इन लेवल्स को पार नहीं कर पाया और नीचे की तरफ सपोर्ट अगर आप खोजें चार्ट पर
तो एक सपोर्ट आपको यहाँ नजर आएगा। पिछले सप्ताह यहाँ पे भी गिरावट आई, इस सप्ताह रिकवरी, तो उस वजह से ये आपको बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और हमने देखा कि 70,000 छू लेने के बाद बिटकॉइन 52-53,000 तक नीचे आया और फिर रिवर्सल। तो ये सपोर्ट है 53,000 के आसपास, जो बिटकॉइन के लिए बड़ा सपोर्ट है। चलिए, तो ये बिटकॉइन का चार्ट है। कुल मिलाकर आप देखें तो जो मोमेंटम है वो समाप्त हो गया। जो असली मौका था बिटकॉइन को देखने का वो यहाँ था, जब ये 30-31,000 था। वहां से देखिए क्या डबल हुआ, डबल होने के बाद करेक्ट हुआ, करेक्शन के बाद अभी करेक्शन के ही दौर में कंसोलिडेशन चल रहा है बिटकॉइन में। लेवल्स ये जो दो मार्क किए हैं, यानी 69,900 और 53,000, ये दो लेवल्स मार्क कर लें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी बिटकॉइन के आपके लिए। अच्छा, इस बीच देखिए अनेकों चार्ट्स पर सवाल आ रहे हैं। ओके, अच्छा, एक हमारे सूरत साहब हैं, सूरत औलख, और ये पूछ रहे हैं कि सर मैं 32 कंपनियों में 2018 से एसआईपी कर रहा हूँ, सारी अच्छी ही चल रही हैं सिवाय आरती इंडस्ट्रीज के, जहां हालांकि मैं प्रॉफिट में हूं, तो क्या किया जाए, इसमें एसआईपी जारी रखी जाए? भाई देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है सूरत साहब कि एसआईपी करने का आपका लॉजिक क्या है, यानी कि कैसे तय किया आपने कि किन 32 कंपनियों में आपको पैसा लगाना है, उसके पीछे का तर्क, लॉजिक क्या है। अगर लॉजिक इंटैक्ट है, मान लीजिए आपने चार्ट देख करके निर्णय किया कि ठीक है ये इंडिकेटर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बाय दे रहा है, जब तक इसमें बाय बना रहेगा इसमें एसआईपी करते रहेंगे, तो अगर वो लॉजिक अपनी जगह कायम है तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि वो लॉजिक आपने उसी तर्क पर निवेश किया था। लेकिन अगर वो लॉजिक अब समाप्त हो गया है तो फिर मत कीजिए, यानी कि जो भी करें वो अपने लॉजिक पर आपको करना है। तो सबसे पहले, कई बार देखिए क्या होता है, आपने चार्ट पर कुछ देखा और उसको आधार मानकर आपने निवेश किया। आपके निवेश करने के बाद आपने पाया कि जिस लॉजिक पर आपने इन्वेस्ट किया था वो लॉजिक तो गायब हो गया, लेकिन आप फिर भी निवेशित हैं। तो याद रखिए कि हमने जिस बेसिस पर इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने आरएसआई डाइवर्जेंस देखकर निवेश किया, कोई एमएससीडी का बाय चल रहा था उस पर निवेश किया, पीवीटी का बाय आया था उसको देखकर निवेश किया, जो भी वजह रही हो वो वजह कायम रहनी चाहिए, तब तक ही आप उस शेयर में निवेशित रहेंगे। तो हमेशा जो एसेंशियल थीसिस जिसको कहते हैं वो अपनी जगह पर कायम होना चाहिए, तभी आप उसमें बने रहेंगे। तो ये हमारे सामने चार्ट है फॉर बिटकॉइन, और बिटकॉइन के अलावा भी अनेकों चार्ट्स की चर्चा करेंगे आज की अदालत में। साथ में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कमजोर गुणवत्ता के ढीले ढाले शेयर से कैसे अपना बचाव करके आपको चलना है। ओके, अरे अमित बाबर जी ने, बब्बर हैं, अमित बब्बर साहब हैं, और वो लिख रहे हैं कि अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो संदेश भेजा है पढ़कर बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, और बड़ी खुशी मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा महेश भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और ये लिख रहे हैं, इन्होंने 2 बार अपने नाम को लिखा है, महेश भट्ट। अब ये नाम बहुत वाकई में जाना माना नाम है महेश जी, तो इसको बार बार लिखने से फायदा ही होगा, अच्छा नाम है, लेकिन नाम मुझे बड़ा पसंद आया। तो महेश भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े, और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक अजय सिंह साहब पूछ रहे हैं कि एक बार नायका का चार्ट देखिए, नायका और नजारा दोनों चार्ट देखते हैं, दोनों के नाम भी मिलते जुलते हैं और दोनों न्यू एज की कंपनीज हैं। तो सबसे पहले आइए नायका को देखते हैं। नायका का असल नाम है एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, और ये नायका है। नायका को देखें अगर, तो यहाँ हम एक बेस बनता हुआ देख रहे हैं। एक अंडर परफॉर्मेंस हुई लिस्टिंग के बाद। लिस्टिंग में आप देखिए क्या होता है, इस तरह की जो बड़ी कंपनियां लिस्ट होती हैं, बड़े जो प्री आईपीओज होते हैं, उसमें बहुत लोग निवेशित हैं नायका में, और उसके बाद उनकी सेलिंग प्रेशर और वो सब चलता है, साल 2 साल शेयर डिप्रेस्ड रहता है। और अब इसमें बेस फॉर्मेशन चार्ट पर देखने, बेस किसको कहा जाता है, ये जो आप पिछले 2 साल में होता हुआ देख रहे हैं, इसको एक कहें कि बेस तैयार हुआ है, बॉटम बना है, और ये बॉटम अपनी जगह काफी समय लेकर 2-2.5 साल में तैयार हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट आपने देखा कि अगस्त महीने में हुआ और मोमेंटम जारी है। चार्ट पर रेजिस्टेंस खोजेंगे तो अगला रेजिस्टेंस तो बहुत दूर 300 पर नजर आता है, उससे भी ऊपर। तो ये पहले की लकीरें डाली हुई हैं, लकीरों को इंपॉर्टेंस दें। नायका में तेजी बनी हुई है और स्ट्रक्चर मजबूत है। अब आपको अगर नीचे की तरफ एक रेखा संशोधित करनी हो तो लाइन को यूं डाल दें इस तरह, तो ज्यादा जो सही रेखा है वो ये 186 रुपए 186 के आसपास है। तो नायका अब स्ट्रक्चर मजबूत है, हाई बॉटम बन रहे हैं, 186 पर एलओसी है, और ये आपके सामने चार्ट हाजिर है। नायका के बाद एक बार नजारा का भी चार्ट देखते हैं, जिस पर पहले एक प्रश्न आया था, और नजारा में हम बहुत उठापटक देख रहे हैं। बड़ा ब्रेकआउट हुआ इस सप्ताह, और 976 का भाव पार करके नजारा बंद हुआ 1050 के ऊपर। तो मोमेंटम यहाँ पर भी शार्प और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और ऐसे स्टॉक्स जो कि अभी तक इस तेजी में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, उन तमाम चार्ट्स पर इस सप्ताह हमने अत्याधिक प्राइस मूवमेंट आते हुए देखा है। तो इसलिए अब देखिए क्यों है कि जो बड़े शेयर्स हैं, जो चल पड़े हैं, जिनमें पहले ही मोमेंटम था, बहुत जिनमें उफान था, वहां तो तेजी बनी गई। जहां तेजी नहीं बनी है अब उसकी ओर
लोगों का ध्यान जा रहा है और इसी वजह से ऐसे ऐसे शेयर्स जो कि अभी तक कमतर प्रदर्शन कर रहे थे, कमजोर थे, उनमें अब हम मोमेंटम बनता देख रहे हैं। तो ये 976 के ऊपर मोमेंटम बना है ऑन नजारा टेक। मैंने चार्ट पर रेखाएं डाली हैं और ये रेखा जो है ये अब आपकी संशोधित एलओसी है। थोड़ा सा और सुधारें इस रेखा को और रेखा को कहीं यहाँ ला करके रख दें तो ये रेखा आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगी। ये पहले 2 दफे रेजिस्टेंस का काम कर चुकी है, एक दफे यहाँ रेजिस्टेंस रही है जनवरी में और उसके बाद जुलाई में, और अब जाकर इस लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है लगभग 2 बरस बाद। तो ये नजारा टेक का चार्ट है। अच्छा, अब इसके अलावा एक सवाल अभी अभी दाग दिया है हमारे नेहा जैन जी ने। उनका सवाल है कि आई एम लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस, प्लीज हेल्प मी रीड HFCL चार्ट। आइए HFCL के चार्ट का एनालिसिस करते हैं जिससे नेहा जी जो सीख रही हैं वो बेहतर ढंग से समझ पाए। ये HFCL का चार्ट है। रेखा मैंने डाली थी 92 रुपए पर, 92 का ब्रेकआउट हुआ। क्या ब्रेकआउट हुआ? स्टॉक में तेजी बनी, फिर करेक्शन, फिर तेजी और अब 150 रुपए का भाव है। तो लगभग आप देखिए 50% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल गई है। कितने अरसे में? साल भर में। साल भर से भी कम समय हुआ है। तो कुछ ही महीनों में हम डबल होते हुए चार्ट पर इसको देख रहे हैं HFCL। अब HFCL के चार्ट को जब आप स्टडी करते हैं तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो देखिए एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है, एक रेजिस्टेंस की रेखा है जो कि आपको यहां नजर आएगी, 111 पर है और 111 की रेखा है जिस पर तेजी बनी हुई नजर आ रही। तो कंटिन्यूअस अपट्रेंड में आपको HFCL नजर आ रहा है। ये HFCL का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पर भी आपको सॉलिड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकआउट हुआ था 82 रुपए के आसपास, ये ब्रेकआउट हुआ था 111 रुपए के आसपास और ये मंथली चार्ट है HFCL का। अब आप एक चीज नोटिस करें इस चार्ट को स्टडी करते समय, नेहा जी ध्यान दीजिए कि जब आप इस चार्ट को स्टडी करें तो एक चीज नोटिस करेंगे कि एक्सेलरेटेड प्राइस मूवमेंट है, बिल्कुल तेज रफ्तार सीधी बढ़त देखने को मिल रही। अब एक चीज समझिए कि एक्सेलरेटेड मूव्स जो हैं वो जब कभी प्राइस पर आते हैं तो कुछ समय के लिए टाइम वाइज करेक्शन होना जरूरी होता है, तभी ये मूव जो है ये पक्के होते हैं। तो मूव आया, उसके बाद एक्सेल एक करेक्शन आया, साइडवेज कंसोलिडेशन, टाइम वाइज करेक्शन कह सकते हैं, वो आता है, फिर जाकर रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि यहाँ हुआ था। जब इस स्टॉक में तेजी बनी कोविड के बाद तो आपने देखा 8-9 रुपए का शेयर बढ़कर 10 गुना हो गया और 75 हो गया, 8-9 गुना हो गया। इसकी तेजी शुरू हुई थी 10 रुपए से और यहाँ 77 हो गया, तो 7 गुना की तेजी हमने 2 साल में आते हुए देखी। उसके बाद अब इतनी बड़ी रफ्तार के बाद कुछ समय तो करेक्ट होगा, कंसोलिडेट होगा, तो कंसोलिडेशन चला और ये कंसोलिडेशन टाइम की दृष्टि से देखें तो अच्छा खासा चला, फिर ब्रेकआउट हुआ और 82 का भाव पार हुआ और अब आप 150 के ऊपर ट्रेड होता देख रहे हैं। तो एक्सेलरेटेड मूव के बाद कंसोलिडेशन और फिर प्राइस रिजम्पशन देखने को मिलता है। तो इसीलिए मूव हम देख चुके हैं, टाइम वाइज करेक्शन संभव है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा जब HFCL को देखें। तो ये HFCL का मंथली चार्ट है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। बहुत और इंटरेस्टिंग चार्ट्स पर सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे राज भंडारे साहब हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी भेजी है तो पढ़ देता हूं। कह रहे हैं सर मैं 4 सालों से आपसे जुड़ा हुआ हूं, आपको तारीफ पसंद नहीं है, आप किसी की झूठी आशा नहीं दिखाते हैं, ये आपका मूल स्वभाव है, आप IQ वेरी हाई है हिंदी भाषा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, आपने बड़ी प्रशंसा कर दी आज, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और कोई प्रशंसा कर दे तो एक नया आत्मविश्वास का संचार हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो आपको पसंद आ रहा है। अच्छा, एक यहाँ पर बड़ा अच्छा सवाल भेजा है हमारे अच्छा, कई सारे और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं, मैं सवाल देख रहा था। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है स्टॉक्स ट्रेडिंग का, स्टॉक एसके ट्रेडिंग मान लेते हैं, और ये कह रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो चार्ट्स के बारे में बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है आपने। पहले तो बाकी लोगों को जिन्होंने पहली दफे ये टर्म सुनी है ऑर्डर फ्लो चार्ट्स, तो उनको बता देता हूँ कि एक ऑर्डर फ्लो एनालिसिस होता है जिसमें देखा जाता है कि कैसे ऑर्डर डले हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शेयर 100 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, अब उसमें आप देखते हैं कि अगला जो टिक आता है, अगला भाव, वो 100 रुपया 50 पैसे, फिर अगला भाव 100 रुपए 80 पैसे। तो हम मानते हैं कि बायर जो है वो प्राइस ऊपर करके खरीद रहा है, वो कहता है 100 पर दे दो, नहीं देते हो तो चलो 100 रुपए 50 पैसे पर दे दो, यानी वो अपनी बिड बढ़ाता जा रहा है और उसको खरीदना ही खरीदना है। उससे उसका इंटेंट पता लगता है कि उसके लिए 50 पैसे 1 रुपया इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने तय कर रखा है कि मुझे ये शेयर खरीदना है। तो ये जो इंटेंट है इसका अंदाजा होता है, इसीलिए ऊपर करके प्राइस लिया जा रहा है। तो ये अगर आप इस तरह के ऑर्डर सीक्वेंस को समझते हैं तो जो बड़े बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट, उनका फोकस आपको समझ आता है, तो इसको ऑर्डर फ्लो एनालिसिस कहते हैं। और इसके लिए भी इंडिकेटर्स हैं, शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग इत्यादि में ये बहुत कारगर, बहुत इफेक्टिव होता है। तो इस पर अलग से एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, स्टॉक्स एसके ट्रेडिंग। आपने बड़ा अच्छा सुझाव भेजा और ये कई लोग जानना चाहते हैं, तो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस पर एक वीडियो बहुत जल्द डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा, जिससे कि आपको ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो, पूरी आपको समझ प्राप्त हो। ओके, अच्छा, इसके बाद
ठीक है, ग्रेट। अच्छा, एक हमारे सागर सुपल साहब हैं और वो पूछ रहे हैं कि अडानी एनर्जी सोल्यूशन के चार्ट को देखें। हाँ, अडानी ग्रुप के शेयर्स में हमने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है, कुछ खबरें नेगेटिव आई, बावजूद उसके प्राइस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। तो ये हमारा अडानी सवाल था अडानी एनर्जी सोल्यूशन पर। ये चार्ट है, ये वीकली है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे एक साइडवेज कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसे मार्क कर लें चार्ट पर, और ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, और रेंज बाउंड ट्रेड आप देख रहे हैं और बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, वो चार्ट चुनिए जहां आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही हो। तो ये अडानी एनर्जी सोल्यूशन के चार्ट की बात की हमने। ओके, ठीक है। अच्छा, एक हमारे राहुल जी का सवाल है, वो कह रहे हैं सर आईपीओ अलॉट क्यों नहीं हो पाते हैं? भाई देखिए, डिमांड सप्लाई का खेल है राहुल जी। अभी देखिए बाजार तेज चल रहा है, सभी को आईपीओ में पैसा डालना है, सभी को लगता है आईपीओ बहुत ही ज्यादा सस्ते आ रहे हैं जबकि आईपीओ महंगे आ रहे हैं, लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि भाई जो बाजार है उसके मुकाबले सस्ता है, तो बहुत सारे लोग क्यों लगा करके आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो जब इतने लोग पैसा लगाएंगे एक साथ और क्वांटिटी जो अवेलेबल होती है किसी भी आईपीओ में वो सीमित होती है, तो वो क्वांटिटी जो है वो पर्याप्त नहीं होती इतने अधिक लोगों के लिए, तो जाहिर सी बात है कि सबको आईपीओ नहीं लगता है। तो आईपीओ एक लॉटरी जैसा बन जाता है, और लॉटरी में क्या है कि अगर 20 लोग हैं, 20 में से एक को मिला, 19 लोग नहीं ले पाए, तो अगली बार वो फिर प्रयास करते हैं कि शायद इस दफे लग जाए। और आईपीओ इन्वेस्टिंग जो है वो एक लॉटरी टिकट के समान हो गया है, जो कि उचित नहीं है। आईपीओ इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसका मूल फोकस क्या होना चाहिए कि ऐसे स्टॉक्स खोजें जो आने वाले समय में बड़े बन सकते हैं, बड़ी कंपनियां बन सकती हैं। अभी आईपीओ जब कंपनी का आता है तो उसका डेब्यू होता है, नया नया वो स्टॉक आ रहा होता है बाजार में, तब आमतौर पर उसका वैल्यूएशन, उसकी साइज छोटी होती है, तो आपको शुरुआत में ही निवेश करने का अवसर मिल जाता है आईपीओ के जरिए। तो इस उद्देश्य से आईपीओ लगाए जाने चाहिए। ये सोच करके कि आईपीओ जो आएगा उसमें कोई लॉटरी लग जाएगी, पैसा दुगना तिगुना बहुत कम समय में हो जाएगा, ये सोच करके लगा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आईपीओ का उद्देश्य ये है कि अच्छे स्टॉक्स में जो आने वाले समय में बहुत बड़े बन सकते हैं, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, उन्हें बिल्कुल शुरुआती भाव पर आप आईपीओ के जरिए बाय कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है आईपीओ इन्वेस्टिंग का। अब लगता क्यों नहीं? क्योंकि भीड़ ज्यादा है, शेयर्स कम है। ओके, अच्छा, इसके बाद एक हमारे शैलेंद्र पापरीवाल साहब है और वो पूछ रहे हैं कि सर एक बार सुजलॉन एनर्जी के मंथली चार्ट के हिसाब से एलओसी बताइए ना प्लीज। मैं ₹5 से इन्वेस्टेड हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया शैलेंद्र जी, आपको साधुवाद। और जो संयम आपने दिखाया, जो आत्म नियंत्रण आपने दिखाया, इतने समय तक बने रहने के लिए भी बड़ा हिम्मत चाहिए, आसान काम नहीं है। ₹83 का भाव है आज, ₹5 पर आपने अगर वाकई में निवेश किया है तो बड़ी उपलब्धि है। ₹5 के आसपास। अब सवाल यह है कि मंथली चार्ट का एलओसी क्या होगा, ये सवाल है इनका। ये मंथली चार्ट है। अब देखते हैं एलओसी कहाँ बनता है। सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस मार्क कर लें। ये रेजिस्टेंस 2009 के पीक में स्थापित हुई थी। तो ये रेजिस्टेंस है, ये ₹95 95 पर है, तो 83 चल रहा है, 95 पर अगला रेजिस्टेंस है। ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई शंका नहीं है। मंथली चार्ट की एलओसी कहाँ डलेगी? एक प्रश्न डॉनी जैन साहब का है, वो कह रहे हैं डालमिया भारत का एलओसी लेवल बताइए। तो हम फ्यूचर्स का चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट देख रहे हैं। ये डालमिया भारत है, आइए लेवल्स मार्क कर लें। तो एक लेवल 2400, बड़ा रेजिस्टेंस, डबल टॉप पैटर्न, और ये एक डबल बॉटम इन कंस्ट्रक्शन 1940 का लेवल। 1940 के ऊपर ब्रेकआउट, सपोर्ट 1730। ये एलओसी भी है, तो 1730 की एलओसी मार्क कीजिए। 1940 और 2398 या 2400, ये लेवल्स भी चार्ट पर अंकित कर लें। तो ये स्थिति है डालमिया भारत की, जिस पर अभी भी 3 रेखाएं डालें और पूरी तस्वीर साफ। हाँ, अब एक सवाल विकास कुमार साहब ने पूछा है। सवाल उनका यह है कि शेयर का प्राइस डबल हो जाए और हम उसे टाइम टू टाइम उसमें एडिशन न कर पाए फंड की कमी के कारण, तो उसे होल्ड करें, सेल करें या ऐड करें, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में क्या करें? विकास जी, जहां तक मैं प्रश्न समझाऊं आपका, कि मान लीजिए आपने कोई शेयर खोजा, उसका दाम डबल हो गया, ठीक है, लेकिन आप उसमें जो छोटी खरीद पहले की थी उसी के साथ आप बने हुए हैं, यानी कि उससे ज्यादा पैसा उसमें नहीं डाल पाए, छोटा सा ही निवेश कर पाए, तो फिर क्या किया जाए?
भाई देखिए, निवेश करते समय एक पूरी रणनीति बनानी पड़ती है कि आप औसत कितना निवेश करेंगे। जो आपने प्रश्न उठाया विकास जी, बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं इसी लेवल पर गलतियां हो जाती हैं। किसी शेयर में तो बड़ा पैसा झोंक दिया, कहीं पर इतना छोटा निवेश किया, शेयर 2 गुना 3 गुना हो गया, तो उसके बढ़ने से जो सुख मिलना चाहिए, उसके बजाय आपको दुःख हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, ये इतना सा पैसा डालकर क्या हासिल हुआ? और जो शेयर नहीं चल रहे हैं, उसमें बड़ा-बड़ा निवेश कर देते हैं। तो ये जो निवेश करते समय जो ये एकरूपता लानी है, यानी एक क्लैरिटी लानी है, एलोकेशन कैसे ठीक ढंग से किया जाए, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए थोड़ा-सा स्टडी करेंगे और एनएसए कार्यक्रम से जुड़ जाएँगे विकास जी, तो इस प्रकार की दुविधाएँ मन में नहीं आएँगी। एक स्पष्ट रणनीति बन जाएगी कि कैसे एलोकेट करके चलना है। ओके, अनेकों सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं और ये हमारे कपिल सिंह राणा जी का प्रश्न है। सवाल उनका ये है कि रैमको सीमेंट में डेली चार्ट पर क्या डायमंड पैटर्न बन रहा है? इसका जवाब मैं अभी नहीं दूँगा। ये कल की आपको चार्ट ऑफ द वीक में कपिल जी इसकी चर्चा मिलेगी, तो वहाँ आपको जवाब मिलेगा। अच्छा, एक हमारे आशीष अग्रवाल साहब हैं और वो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई जी, क्या आईसीआईसीआई बैंक के डेली चार्ट में या टाटा कंज्यूमर में कप विद हैंडल और आईजीएल में भी देखिएगा? तो आइए कप विद हैंडल खोजते हैं आईसीआईसीआई बैंक के डेली चार्ट पर। ये डेली है, कप विद हैंडल। इससे कहा जा रहा है कि ये कप है, ये हैंडल है, ये ब्रेकआउट है, तो सही है, लेकिन एक रेजिस्टेंस भी है और ये रेजिस्टेंस के करीब ही ट्रेड कर रहा है, 1250 पर रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को भी तरजीह दीजिए, बाकी पैटर्न आपने सही खोजा है, पैटर्न में कोई हर्ज नहीं। ओके, सवाल बहुत सारे हैं अदालत के सामने, वो इंटरेस्टिंग सवाल है। अक्षय वर्मा जी का प्रश्न है कि किसी भी शेयर से एग्जिट लेने का बेस्ट तरीका क्या है? बेच करके एग्जिट मिलता है अक्षय जी वैसे तो, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, एग्जिट करने का सही तरीका यह है कि आप एक एग्जिट का इंडिकेटर रखें। एग्जिट सिंपल होना चाहिए, एंट्री कॉम्प्लेक्स हो सकती है। एंट्री लेते समय आप 10 इंडिकेटर्स की राय शुमारी करके निवेश करें, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन एग्जिट जो है, वो तुरंत उसी क्षण लेना पड़ता है। अगर उस समय आपने निर्णय नहीं लिया, कमजोर पड़ गया, तो फिर आगे अवसर ही नहीं मिलता है, क्योंकि बाद में दाम टूट जाते हैं, तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। जो चीज मान लीजिए सोचा था 100 रुपए पे एग्जिट करेंगे, अगर उसका दाम घट करके 85 हो जाए, तो फिर कैसे एग्जिट हो? फिर हम 100 के इंतजार में बैठे रहते हैं कि चलो मिस कर गए, 100 पर नहीं काटा, काटना चाहिए था, अब जब 100 आएगा तब बेचेंगे, और उस चक्कर में वो शेयर 55, 56, 57 रह जाता है और हम क्या करते हैं, चुपचाप बैठे इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो एग्जिट करने का तरीका ठोस होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जब आप मौके पर हो, एग्जिट सामने हो, तो आपके मन में दुविधा ना हो कि एग्जिट है भी या नहीं, इसको कैसे देखा जाए, ये कोई कंफ्यूजन मन में नहीं। एग्जिट मींस एग्जिट्स हैव टू बी डिसाइसिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अक्षय वर्मा जी ने पूछा कि एग्जिट का सही निर्णय कैसे करें या क्या तरीका है? तो एग्जिट का सही तरीका है कि एक सिस्टम के अंतर्गत एग्जिट करें। अक्षय जी का प्रश्न आया और इनके अलावा ढेरों सवाल हैं। ओहो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये हमारे सचिन सिंह चांदसरिया साहब हैं। वाह, बहुत बढ़िया। सचिन जी, आपका एक तो नाम बड़ा प्यारा है, दूसरा आपने जो ये टिप्पणी की है, ये बड़ी दिल को छू गई। अब आप क्या लिख रहे हैं कि आप मेरा क्वेश्चन लें या ना लें, पर मैं आपका वीडियो जरूर देखूंगा। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। आप ही के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मान करके चलिए, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। रहा सवाल लेने का, तो प्रश्न करेंगे, तो मैं प्रयास जरूर करूंगा कि आपके प्रश्न को भी शामिल करूं आज के कार्यक्रम में। अच्छा, इसके अलावा और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक वेदांता का चार्ट देखने के लिए पहले सवाल आया था, तो उसको भी देख लेते हैं, आइए। तो ये वेदांता है, ये डेली है, ये वीकली है। लाइनें मार्क की हुई हैं। अब लाइन मार्क करने तो देखिए काम कितना आसान हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है लाइनें मार्क करने में। ये वीकली चार्ट है, लेकिन एक बार रेखाएं डाल दी तो आपको ये पता होता है कि बेसिक चार्ट का सिस्टम क्या है, कैसे चल रहा है वो चार्ट, इसका अंदाजा हो जाता है। तो ये आपके सामने चार्ट है, 475 से 423 के बीच में वेदांता ट्रेड कर रहा है। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। वेदांता का चार्ट है। ओहो, अरे भाई, आज कई सारे लोग जो हैं नाराज हो रहे हैं। नाराज लिख रहे हैं रोहित मुदगल साहब की, ले लो मेरा भी सवाल, क्या नाराज हो मुझसे? वाह, क्या कविता की है आपने। दूसरी पंक्ति भी लिख देते तो पूरा जुमला हो जाता। ये लिख रहे हैं कि ले लो मेरा भी सवाल, तो सवाल ले लेते हैं। जेपी पावर का चार्ट देखिए मान्यवर, तो आइए जेपी पावर का चार्ट देखते हैं।
ओहो, बड़े दिनों बाद इस चार्ट पर निगाह गई तो 18 रुपए का चार्ट है, 18 रुपए चल रहा है, नीचे के लेवल से रिकवरी हुई, तेजी बनी, 24 का भाव लगा, फिर करेक्शन, सीमित दायरे का कारोबार, थोड़ी कमजोरी, स्ट्रक्चर में कुछ बिगाड़ आते हुए दिख रहा है। तो अब लेवल देखिए, मार्क कर लीजिए चार्ट पर। एलओसी कहाँ डालनी है? एलओसी यहाँ डालिए। तो ये आपका एलओसी हो गया। एलओसी है हमारी 15 रुपए 30 पैसे। इस एलओसी के साथ आपको ध्यान में रखना है तो एक सीमित दायरे का कारोबार, और ये सपोर्ट है 1530 के आसपास। तो ये जेपी पावर का चार्ट है जिस पर अभी अभी प्रश्न किया हमारे एक मित्र ने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हो अच्छा, इस बीच देखिए आज समय का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हुआ, कैसे समय बीत गया। कितने सारे चार्ट्स पर आज की अदालत में हमने चर्चा की, मजा आ गया। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चार्ट्स की हमने बात की। ग्रेट। अच्छा, एक हमारे नभाग प्रजापति साहब हैं जो प्रश्न कर रहे हैं कि आज मार्केट कब क्लोज होगा, यानी कि उनका सवाल यह है कि आज का अदालत बंद कब होगी। अदालत तो चलती ही चली जा रही है, सवाल पर सवाल आ रहे हैं। भाई देखिए, इतना मजा आ रहा है चार्ट्स देखने में कि समय का पता नहीं लगा नभाग जी, लेकिन आप लोगों के बीच में समय का पता कभी लगता भी नहीं है, तो आनंद आ रहा था, इसलिए कई सारे चार्ट देख लिए। अच्छा, एक रुचि मिश्रा जी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे स्टूडेंट्स का प्रश्न रहता है कभी ना कभी, कि कोई भी सेटअप अगर हम थ्योरेटिकली क्लियर होता है और स्ट्रांगली उसे सीख लेते हैं, फिर भी प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि एक इमोशंस होते हैं रुचि जी। देखिए, एनालिसिस जब तक क्लिनिकल है, यानी कि आप बिल्कुल उसमें अपनी कोई भावना नहीं ला रहे हैं, आपका पैसा नहीं लगा हुआ है, तब तक अलग तरह से आप ट्रेड करते हैं। जैसा ही उसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, आपका रिस्क हो जाता है, नुकसान हानि ये सब चलने लगती है, तो उसी समय आपको जो आपके इमोशंस हैं वो हावी हो जाते हैं और कई बार आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो आपको पता होता है थ्योरेटिकली करना क्या है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब करना पड़ता है तो उसका जो स्ट्रेस होता है वो बड़ा हावी हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस और थ्योरी के बीच में हमेशा थोड़ा एक दरार रहती है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, कि आप जो थ्योरेटिकली समझते हैं उसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट कर पाए। अच्छा, कर लो दुनिया मुट्ठी में एनएसएस 7 के हमारे सेनानी हैं सी कुमार साहब, वो ये लिख रहे हैं कि ईयू में सबसे पहले बैंक रेट कट हुआ है, प्लीज ये बताइए बैंक में क्या असर होगा। काफी हद तक ऑलरेडी बिल्ट इन था प्राइस में, तो कुमार साहब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चार्ट्स के आधार पे हमने मोमेंटम ऑलरेडी देख लिया है, तो उसे ध्यान में रखिए और हर चार्ट को इंडिविजुअली स्टडी कीजिए। चलिए, अच्छा, इसके बाद एक बड़ा अच्छा शुभ संदेश भेज रहे हैं, ये हर्ष बंसल साहब हैं। वो लिख रहे हैं कि अभी इनको बिटिया प्राप्त हुई है 9 सितंबर को, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी ओर से आपको। और ये लिख रहे हैं कि क्या उनके लिए अच्छा निवेश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर बच्चे का जन्म हुआ तो उसके लिए कैसे निवेश की शुरुआत करें। आजकल सभी लोग चाहते हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बच्चे के लिए बनाएं और उसकी शुरुआत करें, अपना पैसा डालें, धीरे धीरे करके पैसा उसमें इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, ये सवाल है। तो क्या पीपीएफ में डालें, पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो बनाइए, अगर शेयर बाजार समझते हैं, इतनी रुचि रखते हैं तो जरूर उसमें निवेश कीजिए। अपने वित्तीय सलाहकार की भी सलाह लीजिए, जो औपचारिक आपको सही ढंग से आपकी पूरी स्थिति को समझ करके सलाह दे। ऐसे किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले लीजिए हर्ष जी। और बाकी मेरा सुझाव हमेशा रहता है कि खुद से स्टडी कीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग, और खुद कीजिए, किसी की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, तो ये बात हो गई। अच्छा हाँ, आज का विषय पर तो हम आए नहीं, और आज का विषय है कि घटिया शेयर से कैसे सावधान रहें। भाई देखिए, उन शेयर से मुझे खासी नफरत है जो कि इस बाजार में नहीं चल रहे हैं। बाजार इतनी तेजी दिखा रहा है लेकिन कुछ शेयर्स लाइफ टाइम लो पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक से सावधान रहना है। और जो भी शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, लोअर पीक्स बना रहा है, स्ट्रक्चर कमजोर है, उन स्टॉक से सावधानी बरतने का समय आया है। आमतौर पर अभी कई सारे निवेशक ट्रेडर मुझे ऐसे मिलते हैं जिनकी भावना यह है कि भाई चलिए सर, सब कुछ तो इतना बढ़ गया है, जो नहीं बढ़ा है उसको क्यों ना बाय कर लें। यानी फला शेयर देखिए बिल्कुल नहीं चला, मैंने इस वजह से खरीदा क्योंकि नहीं चला। जो नहीं चला है उसको नहीं खरीदना है, वहां पर पैसा डालें जहां पर के जो शेयर आउट परफॉर्म कर रहा है। जो नहीं चला उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी कि क्यों नहीं चला। तो जहां तेजी है, जहां मोमेंटम है, वहां पर रहना है और उस पर फोकस करना है। और विस्तार से बात करेंगे घटिया शेयर्स की अगले सप्ताह अदालत में। इस सप्ताह अदालत में हम चार्ट्स में कुछ ज्यादा ही डूब गए, तो अगले सप्ताह अदालत में और तफसील से बात करेंगे और